जी हाँ मित्रों, ये कुछ रॉयल एंट्री टॉपर्स अपने मेलों से जरोखा दर्शन दे रहे हैं। यानी कि इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं कि देखो मैं तो बजट 10 मिनट में निपटा देती थी, मैं तो बस वन पेजर देख लेती थी, समरी देख लेती थी। पर वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बता रहे कि देखो जब मैंने ईयर 1 में शुरुआत की थी तो मैंने एनसीईआरटी से बजट की, फिजिकल डेफिसिट की, डिसइन्वेस्टमेंट की सारी थियरी तैयार की थी, सारे फॉर्मूला लिख लिख के रटे थे, मेरा फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग था। और फिर अब मेरा ये दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट था, तब मैं बजट 10 मिनट में निपटा देती थी। लेकिन ये पूरी बात या तो वो करते नहीं, या करते भी हैं लेकिन उनकी रील छोटी क्लिप काट के डाली जाती है। तो ये सब बाबूशों ने खुद की झोंपड़ी जला देते हैं कि अब तो मैं भी बस 10 मिनट की समरी देख लूंगा, वन पेजर देख लूंगा, क्योंकि ये अपने भैया या दीदी ऐसा कर रहे हैं। और ये अपनी झोंपड़ी जलाते हैं, मतलब मैं पैसों की गरीबी की बात नहीं कर रहा, उनकी जो दिमागी गरीबी है, मेंटल पॉवर्टी, जिसके चलते वो मेंटल झोंपड़ी में रहते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज मुझे जो स्लाइड पढ़ानी है, कुल मिला के तो एक ही स्लाइड है, लेकिन उसको पढ़ाने में मुझे 30-40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि शर्त है कि ये चार जो टर्म्स हैं उसको समझने के लिए भी आपको बजट के सारे पार्ट्स का क्लासिफिकेशन, अलग अलग जात की डेफिसिट की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तो फिर ये एक स्लाइड का काम है। तो ढंग से पढ़ेंगे, और आप भी नोट पेन लेके पढ़िए। देखिए बहुत सारे लोग तो ये 4-6 अटेम्प्ट दे देंगे आधी अधूरी तैयारी के साथ, उनका कभी प्रीलिम्स भी पास नहीं होगा, और फिर वो सारी दुनिया को ब्लेम करेंगे कि इसके चलते मेरा जॉब नहीं आया, वो स्टेट वाले हमारी नौकरी खा रहे हैं। भाई ये कोई धर्मशाला नहीं खोली है यूपीएससी ने, आपको अपनी सीट लड़के लेनी होगी। लड़ना मतलब दिमाग से लड़ना है, पढ़ के लड़ना है। एक इनका टिपिकल बात क्या होता है कि ये आईआईटी वाले हमारे जॉब्स खा रहे हैं। अब बजट में सरकार ने क्या बोला कि कुल मिलाकर आईआईटी की 1.35 लाख सीट्स हैं। Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. तो अब तो पहले से भी ज़्यादा लोग आईआईटी में जाएंगे, और सबको तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जॉब्स मिलेंगे नहीं। आपने न्यूज़ में देखा होगा, वो सब प्लेसमेंट में दिक्कत है, 4-6 लाख के पैकेज आते हैं, तो बहुत सारे वो लोग तो वापस यूपीएससी देंगे ही। तो अब आप ये मेरी जॉब खा गया, मेरी जॉब खा गया, भाई तो कोई धर्मशाला नहीं खुली है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात है कि नए बजट में जो 12 लाख कमाते थे उनको 60,000 का इनकम टैक्स नहीं भरना, उनको रिबेट मिल गया। तो क्या वो अपने 60,000 बच गए तो गरीबों में बांट देंगे? नहीं ना। तो कोई दूसरा अपनी सीट आपको क्यों देगा? आपको ही तो मेहनत करके लेनी होगी। तो थाली में सजा के कोई नहीं देगा, दूसरों से आप जस्टिस की उम्मीद छोड़ो। तुम्हारी वजह से मैं प्रेसिडेंट बना। अपने दम पे बनाए, मैं किसी की मेहरबानी से नहीं। खुद का हिस्सा पढ़ के लेना पड़ेगा। मित्रों, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट का भाषण 1-1.25 घंटे में निपटा दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ टैक्सेशन पढ़ाने में मुझे 40 मिनट लग गए, क्योंकि जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है उसे मुझे फाउंडेशन से बनवाना था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या, टीडीएस क्या, सब। तो हम ढंग से और बुनियाद से पढ़ रहे हैं। तो पहले एपिसोड में टैक्सेशन कंप्लीट किया। अब इस दूसरे एपिसोड में हम सब्सिडी और डेफिसिट, और खास तो महत्वपूर्ण है डेफिसिट की फॉर्मूलाज तैयार करेंगे। उसके बाद स्कीम्स और इंटरव्यू के कुछ सवालों की हम समझ लेंगे। तो नोट पेन लेके बैठना, क्योंकि अभी पार्ट्स ऑफ बजट वो क्लासिफिकेशन, और उसके बाद डेफिसिट की डेफिनेशन समझनी है, फिर हमें लेटेस्ट डेटा देखना है। तो नोट पेन लेके बैठना। पहले तो मैं आपको रिकेप करा दूं, बजट के 2 पार्ट थे, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट। और रेवेन्यू पार्ट के अंदर सब टॉपिक इनकम, उसके अंदर टैक्सेशन हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब हम बात करते बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक एक्सपेंसेस। तो इसमें बड़े कंपोनेंट क्या हुए? इंटरेस्ट ऑन द पास्ट लोन्स, सब्सिडीज, सैलरी पेंशन। अब सैलरी पेंशन में सरकारी कर्मी की सैलरी क्या होगी, पेंशन क्या होगा, इसे तय करने के लिए एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग बनाया जाता है। अब आपको याद रखना है कि ऐसा जो फर्स्ट पे कमीशन बना, उसके बॉस थे वरदचर्या। फिर करते करते 7वां बना जस्टिस ए के माथुर। उसके बाद 8वां बनना चाहिए, तो सरकार ने बोला है हम बनाएंगे। हालांकि इसका चेयरमैन अभी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन हाँ 8वां वेतन आयोग भी बनाया जाएगा। ये जो पे कमीशन है उसमें फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये वरदचर्या, वो याद रखना है आपको। खासकर ये स्टेट सर्विस एग्जाम में जो पेपर सेटर होता है उसका दिमाग कैसे चले कि बिना मेहनत के पेपर सेट करते हैं, खुद से कुछ ढूंढना नहीं पड़े, क्रॉस चेक नहीं करना पड़े, और कई बार तो पुरानी क्वेश्चन बैंक का ही वापस क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो आप पाएंगे अलग अलग स्टेट सर्विसेज में कई बार तो ये यूपीएससी का खुद का सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह में ये पूछते रहते हैं हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द पे कमीशन। तो याद रखना है। उसी तरह से
एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ बना? गुजरात के कंडला में। आप कहिए तो तुम्हारे राज्य का है, तुमको मजा आता होगा। नहीं भाई, आप बहुत सारी अलग अलग राज्यों की परीक्षा देख लो, CDS CA PF देख लो, बार बार वो पूछते हैं, क्योंकि ये क्या, जो एग्जामिनर है उसको खुद की मेहनत बचानी है। तो कहीं पुराने क्वेश्चन बैंक में पड़ा होगा, उठा के छापते रहो। सबसे पहले दुनिया में ये ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने की बात किसने की? जवाब है भूटान के राजा ने। तीसरा फैक्ट, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किसने की? सबसे पहले तो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक। उसके बाद भारत के इकोनॉमिस्ट भी जुड़ेंगे, अमर्त्य सेन, पर पहला कौन था याद रखना है, महबूब उल हक। ऐसा नहीं कि नहीं वो तो पाकिस्तान का होगा तो उसका नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता था, लेकिन ये फैक्ट है, हमें मानना पड़ेगा। NCERT क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी में दिया है, बार बार UPSC ने कुछ परीक्षाओं में पूछा है। चौथा ऐसा फैक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पहली बात किसने की थी? तो एक ब्रंटलैंड कमीशन बना था, उन्होंने बोला था। जैसे कुछ तो चीज़ें आपको पसंद नहीं हो, रात को 2 बजे भी उठा के कोई पूछे, आपको पता होना चाहिए। सो जस्ट लाइक दैट सम ऑफ द फैक्ट्स पर्टिकुलरली फॉर नॉन IAS एग्जाम, ये वरदचर्या पहले चेयरमैन थे, याद रखना है। खैर, तो हमने देखा बजट, उसका रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक इनकम, उसमें नॉन टैक्स डिविडेंड टिकट देखा, एक्सपेंस में ये पुराने लोन का ब्याज, इंटरेस्ट सब्सिडी, पेंशन, ये सब देखा। अब आगे बढ़ते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। LIC में 100% मालिकी सरकार की थी, फिर इन्होंने सोचा कि 5% जनता को बेच देते हैं, तो सरकार का कितना शेयर होल्डिंग बचा? 95, और जनता ने सरकार को जो भी 20-30 हज़ार करोड़ दिए होंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। जब सरकार कोई सरकारी कंपनी में से अपनी शेयर हिस्सेदारी बेच दे ताकि जनता से पैसा ले सके, उससे अपने दूसरी कोई योजना चला सके। तो 2024 मतलब पिछले साल का जो बजट आया था, वहां पर उनको उम्मीद थी कि ये LIC ONGC वगैरह के शेयर्स बेचेंगे और हमको 50,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, लेकिन रियलिटी में उनको कम मिला, सिर्फ 33,000 करोड़। ऐसा क्यों? तब याद करो, अगर शेयर बाजार गिर जाएगा तो LIC ONGC के भी भाव गिरेंगे, तो उसी जत्थे में 10, 20, 50 नंबर ऑफ शेयर्स आप बेचोगे तो पैसा तो कम ही आएगा। तो उम्मीद से कम पैसा आया, और ये इस बार का नहीं, लगभग हर एक साल डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार को उम्मीद से कम ही पैसा आता है, लेकिन फिर भी नवाबी कम नहीं होगी। तो इस बार बोला है कि 47,000 करोड़ रुपीस हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट से कमाएंगे। तो याद रखना है 2025-26 मतलब ये जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसमें सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है? 47,000 करोड़। शायद IAS परीक्षा में ना पूछे, लेकिन ये जो बाकी परीक्षाएं, इंजीनियरिंग सर्विस, CDS CA PF वगैरह, तो ऐसे फैक्ट्स भी आपको रट के जाने पड़ते हैं, वो पूछते हैं। मित्रों, ये डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको और भी थियरी तैयार करनी पड़ती है कि सरकारी कंपनियों में ये रत्न स्टेटस दिया जाता है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न। डिसइन्वेस्टमेंट की कोरोना के बाद आत्मनिर्भर इनिशिएटिव में सरकार की क्या पॉलिसी है वगैरह, तो वो सब भी मैंने पढ़ा है, लेकिन इधर वो थियरी वाला कंपोनेंट है, वो मेरा पोस्ट कोरोना बैचेज जो चली उसका आप कोर्स देख लेना। और अनअकैडमी का ये सब्सक्रिप्शन मॉडल आप जानते हैं कि एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, GS CSAT थियरी, करंट, सब कुछ। तो प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स, अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 11,999, अफोर्डेबल क्योंकि GS CSAT सब कुछ आपका लाइव हो रहा है। 2026-27 के लिए भी हमारे फाउंडेशन बैचेज हैं, और वो भी आपको आकर्षक प्राइजेस पे अवेलेबल है। डिस्काउंट कोड यूज़ करें munal.org। आगे बढ़ते हैं, तो बजट का जो रेवेन्यू पार्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर, उसके नोटेबल कंपोनेंट मैंने आपको बताए। और भी है, लेकिन मुझे आज मेन जो आपको पढ़ाना है वो है फिजिकल डेफिसिट, लेकिन उसको समझाने के लिए भी ये कंपोनेंट बताने थे, इसलिए मैं कुछ कुछ आपको काम की चीज़ बता रहा हूँ। अब बजट के कैपिटल पार्ट में जाते हैं, तो उसमें भी 2 हिस्से होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, सब टॉपिक इनकम या रिसीट, मतलब सरकार को कमाई होगी। उसमें कुछ कमाई ऐसी है जो सरकार बिना उधारी के ला रही है, तो वो क्या है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जिसका एक बड़ा हिस्सा है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, जो क्या था अभी मैंने आपको आगे बताया। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक चीज है। दूसरी भी तरह से सरकार पैसा लाती है, उधारी में पैसा लाए, तो हम क्या कहेंगे? कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, सब टॉपिक रिसीट्स या इनकमिंग, और डेट यानी उधारी में पैसा लाया। आंतरिक स्रोत से मतलब भारत से उधारी में पैसा उठाते हैं करीब 15 लाख करोड़, ये आंकड़ा भी याद रखना है। विदेशों से भी थोड़ा पैसा उठाएंगे, पर वो कम। ये मान लीजिए IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से उठाएंगे पैसा, वो करीब 23,000 करोड़ ही है। हाँ, तो साइज के हिसाब से याद रखना है कि सरकार ने इंटरनल सोर्सेज से अगर इतना सारा पैसा लोन में लिया है, तो सामने एक्सटर्नल सोर्सेज से, विदेशों से, अमेरिका से, अलग अलग जगह से बहुत कम पैसा इसके मुकाबले लोन में लिया है।
आपका ये तो बोल के भी हम समझ सकते हैं, दिखाने की क्या जरूरत। देखिए ये तो नकली करेंसी नोट है, मैंने वो खरीदे थे कुछ अपने ये फन वीडियो बनाने के लिए, तो फिर अब सदुपयोग के लिए भी इसको बार बार यूज़ तो करना पड़ेगा। अब ज़्यादा हम फोकस करें कि डेट सब टॉपिक इंटरनल डेट। तो भारत के भीतर से जो पैसा उठाएगी सरकार, तो स्वाभाविक है जनता से लाएगी, म्यूचुअल फंड, शेयर, कहीं तो लाना पड़ेगा। तो उसके कुछ स्रोत और टूल्स हमें याद रखने। बोरोइंग सब टॉपिक इंटरनल, सब टॉपिक लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए सरकार को उधारी में पैसा चाहिए। अब उसमें से कुछ पैसा वो गरीबों से लेगी। देखिए गरीब आदमी को मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड उसकी ज़्यादा समझ ना हो, तो वो अपना पैसा कहाँ बचत करता है? स्मॉल सेविंग स्कीम्स, फॉर एग्जांपल पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, दूसरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि निधि। सुकन्या समृद्धि क्या है? वो अपनी बेटी के नाम पर आप एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो भी ये सारी जो योजना है, इसमें से कुछ आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा है जो पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब पैसे में से सरकार उधारी ले रही है। तो सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, एक तरीका मैंने आपको बताया स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये पीपीएफ, एनएससी वगैरह। दूसरा, सरकार कैपिटल मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट जारी करती है। कैपिटल मार्केट मतलब 1 साल या उससे अधिक के लिए सरकार को पैसा चाहिए। कैपिटल मार्केट में वो कौन कौन सी जगह से पैसा उठा सकती है कि अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करे। 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए सरकार को पैसा चाहिए, ऐसा एक उपकरण जारी करेगी, आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलता है। उसी प्रकार से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वगैरह वगैरह निकालते हैं। इसमें कौन पैसा लगाता है? जनता पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, करेक्ट। कई बार जनता को सीधी समझ ना हो तो वो म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगी, म्यूचुअल फंड में से कुछ पैसा शेयर में जाएगा, कुछ ऐसे सब सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में जाएगा। उसी प्रकार आपने एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ईपीएफओ में पैसा डाला, तो उसमें से भी कुछ पैसा इधर जाएगा। आपने अपना पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में कहीं सेव किया है, तो आप जानते हैं बैंकों ने भी अपने इस डिपॉजिट के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है लिक्विड एसेट्स में, जिसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर के नाम पे भी आपका डिपॉजिट का कुछ पैसा इन चीज़ों में जाता होगा। तो दैट इज कैपिटल मार्केट के अंदर वो पैसा उठाया। अब क्लासिफिकेशन जरा ध्यान से समझना, नोट पेन से लिखो तो और बेहतर है। बोरोइंग सब टॉपिक इंटरनल सोर्सेज, उसके अंदर लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, तो उसमें एक तो मैंने आपको सिखाया कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह। कुछ बार सर फिर ये स्मॉल सेविंग स्कीम भी हम बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है सब, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी, सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र। और फिर शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम के लिए सरकार को उधारी में पैसा चाहिए, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस फ्रॉम आरबीआई, ऐसे वो उपकरणों से पैसा उठाती। तो दीज आर वेरियस सोर्सेज ऑफ बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम वापस जूम आउट करें तो हमने क्या समझा? कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, उसमें रिसीट, तो नॉन डेट माने डिसइन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा आया, और डेट के नाम पे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा आया। एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। हाँ तो भाई एलिमिनेशन मेथड अभी तो सिखाया आपको। देखिए इंटरेस्ट की जो बातें आएंगी वो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में होगी। मार्केट बोरोइंग यानी उधारी में पैसा लेना, वो करेक्ट है। तो उस हिसाब से स्मॉल सेविंग वगैरह भी करेक्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट भी करेक्ट है। तो हमें पूछा है कैपिटल मार्केट रिसीट कौन कौन सी, तो जवाब क्या आएगा? 1, 3 एंड 4। आसान है ऐसे क्लासिफिकेशन, मतलब समझो सीएपीएफ में पूछे, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, कुछ बार आईएएस में पूछे हैं। ये भी ऐसी चीज़ें रात को 2 बजे भी आपको याद होनी चाहिए। मतलब दिस इज द कोर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर जो बजट का चैप्टर है, इसमें तो एकदम कोर चीज़ है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ऐसे भाई पढ़ के खत्म करने। बॉक्सर ऐसा बनो कि एक मुक्का मारे और वो नॉकआउट हो जाए, फैक्ट दोबारा देखना नहीं पड़े, डन एंड डस्टेड। कल भी मैंने बताया था कि मैं सबको सलाह नहीं देता यूपीएससी दो, खुद के दिल में आग लगी होनी चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है। कोई किसी की शेरो शायरी की रील देख ली, टॉपर का रॉयल एंट्री देख लिया, तो वो ऐसा है कि घोड़े को नदी तक हम लेके आए, पानी उसको खुद पीना है। तो मेहनत करो। देखिए एमसीक्यू एक तो मैंने सैंपल दिखाया। अब क्योंकि एग्जाम करीब आ रहे तो आपको प्रैक्टिस के लिए और ऐसे एमसीक्यू ट्राई करने चाहिए, और उसमें भी फुल लेंथ, मतलब जो 2-2 घंटे की टेस्ट होती है जैसा रियल यूपीएससी में होता है। तो अनअकैडमी की तरफ से फ्री में ऐसा यूएआई पीएमटी टेस्ट होने वाला है इस रविवार 9 तारीख को। दोनों पेपर होंगे, जीएस सी सेट दोनों। तो जीएस सुबह 9:30 बजे है 2 घंटे का, और उसके बाद सी सेट लंच के बाद 2:30 बजे से है। उसको भी आप दीजिए, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट रिसीट में हमने डेट नॉन डेट देखा।
अब कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में सरकार जो खर्च करेगी आउट गोइंग, तो उसमें एक कंपोनेंट होगा कि केंद्र सरकार राज्यों को लोन में पैसा दे दे, नेपाल भूटान बांग्लादेश को लोन में पैसा दे दे। तो लोन्स टू अदर वो सरकार का क्या कैपिटल पार्ट में एक्सपेंडिचर या आउट गोइंग मनी है। उसी तरह ये हाईवे मशीनरी वगैरह कैपिटल एसेट्स के निर्माण के लिए, लॉन्ग टर्म परमानेंट चीज़ें बनाने के लिए जो भी खर्चा किया जाए वो सब कैपिटल पार्ट एक्सपेंडिचर है। कुल मिला के पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से होगा। मैं इसको जूम इन करके डालता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देखना। देखिए क्लासिफिकेशन में इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वो सब अभी मैं आपको परोसूंगा तो आपको इनडाइजेशन अपच हो जाएगी और अपना मकसद छूट जाएगा। मकसद आज का सबसे बड़ा ये है कि हमें डेफिसिट की फॉर्मूला और लेटेस्ट डेटा देखना है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में उसके आसपास क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा रहती है। तो वी विल लर्न 4 फार्मूलाज: रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम शुरू करें तो नोट पेन लेके बैठना भाई, ये सब दिमाग में नहीं उतरेगा वरना। मान लीजिए सरकार की इनकम है 35 रुपीज़ और खर्चे हैं 50 रुपए के, तो मतलब कि डेफिसिट है 15 रुपए की, पैसा कम पड़ रहा है। अब प्रश्न है कि ये पैसों का जुगाड़ कैसे किया जाए, हाउ टू अरेंज दिस 15 रुपीज़। आपके कोई दिक्कत ही नहीं, नए करेंसी नोट छाप दो, आरबीआई को बोल दो भाई। तो फिर क्या होगा, जनता के पास या सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन बाजार में प्याज टमाटर का जितना उत्पादन हुआ उतना ही हुआ है, तो सप्लाई डिमांड की मिसमैच हो जाएगी, तो महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो नए नोट छापना वो कोई तार्किक बात नहीं है। आप कहे कोई नहीं तो फिर टैक्स बढ़ा दो, दे दनादन टैक्स ले लो। भाई कल ही तो हमने देखा उल्टा किया सरकार ने कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं भरना पड़े, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे तो वो जीडीपी को नुकसान करता है, हानि करता है। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। दूसरा भी मैंने आपको तर्क बताया था कि लाफेयर का जो कहता है कि अगर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए तो जनता कर चोरी करेगी, पलायन करेगी, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो सरकार को 15 रुपए की कमी हो रही है, घाटा हो रहा है, नए नोट छाप नहीं सकते, टैक्स बढ़ा नहीं सकते, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, कर्जा ले लो। तो बस उसी को हम कहते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं और ये सारी बातें, इसको आप क्या बोलोगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी सरकार का डेफिसिट यानी घाटा हुआ है और उस घाटे का वित्त पोषण करना है, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो देखिए 35 इनकम 50 एक्सपेंस, तो 15 का डेफिसिट है, कर्जे में 15 रुपए लेने हैं, तो ये जो 15 रुपए कर्जे में लिए इसको क्या बोलोगे, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कहते हैं इसे। अब आराम से समझो, सरकार को इनकम 35 हो रही है, मतलब 35 लाख करोड़ रुपीज हो रही है। कहाँ से होगी, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट बेचे, डिसइन्वेस्टमेंट किया, अलग अलग स्रोत से पैसा आ रहा है। लेकिन सामने खर्चे सरकार के हैं, स्टाफ को सैलरी देना है, जनता को सब्सिडी देनी है, हाईवे हॉस्पिटल सब बनाने हैं, खर्चे इनके 50 लाख करोड़ है। तो गैप कितना हुआ, 15 लाख करोड़ कम पड़ रहा है इनका, तो वो उधारी करेंगे, बस उसी को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब थोड़ी फॉर्मूला रटनी है तो इसको और आराम से समझे। बजट के 2 पार्ट मैंने आपको बताया, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू पार्ट के अंदर इनकम इनकी ये अलग अलग इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम, एक्साइज वगैरह में से हो रही है 34 लाख करोड़, और सामने खर्चे ये स्टाफ सैलरी, पेंशन वगैरह में 39 लाख करोड़। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, उसके अंदर उन्होंने 16 लाख करोड़ की इनकम है और सामने ये हाईवे हॉस्पिटल बनाने के खर्चे हैं 11 लाख करोड़। नोट पेन लेके लिखना है आप, अभी इसकी फॉर्मूला बनेगी। तो देखिए टोटल इनकम कितनी है, ग्रीन कलर के सेल देखो, 34 रेवेन्यू साइड में और 16 कैपिटल साइड में, तो 34 प्लस 16 कितना, 50 लाख करोड़ का सरकार का टोटल इनकम है। और टोटल एक्सपेंस कितना, ये जो येलो कलर में लिखा है, एक्सपेंस 39 रेवेन्यू साइड में और कैपिटल साइड में 11, 39 प्लस 11 तो वो भी 50 है। तो सरकार का इनकम और एक्सपेंस बैलेंस हो गया, बैलेंस बजट हो गया। तो बजट डेफिसिट क्या है भाई, आप कहें देखो इनकम 50 है, एक्सपेंस 50 है, तो कोई घाटा नहीं है, सब बैलेंस है। लेकिन आप समझिए कि ये जो जीरो है, ये इन्होंने इज्जत से नहीं कमाया, मारपीट के उधारी में वो लेके आए हैं जीरो नंबर। वो कैसे, कि जो कैपिटल साइड ऑफ द बजट था उसके अंदर इनकम या रिसीव्ड हम गिन रहे हैं 16 लाख करोड़, उसमें से 15 लाख करोड़ तो उधारी में लेके आया ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। आप याद करो वो स्लाइड मैंने जो आपको सिखाई, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से ये 15 लाख करोड़ तो टोटल उधारी में अप्रोक्सीमेटली लेके आया है। यानी जब हम कहते हैं टोटल इनकम 50, टोटल एक्सपेंस 50, वो ऐसी बात है, कई लोग कहते हैं मुझे ये अवार्ड मिला, लेकिन असल में वो ने इज्जत से नहीं कमाया, पैसा दे के खरीदा है। उसी तरह ये जो इनकम है इज्जत से नहीं कमाई, तो उधारी में लेके आए हैं। तो वी शुड एक्सक्लूड दिस बोरोइंग पार्ट, कितना, 15 लाख करोड़ का।
तो टोटल इनकम 50, टोटल एक्सपेंस 50, एक्सक्लूड बोरोइंग कितना -15 इग्नोर करो, तो आपको जो जवाब मिले फिजिकल डेफिसिट है वो कितना आएगा 15। अब उसको प्लस साइन में लिखो माइनस साइन में लिखो, डजेंट मैटर। बात क्या है कि उधारी में 15 लिया है, उस चीज को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। मित्रों मान लीजिए हमारा खर्चा हो 50 रुपीज 50, तो ये मैं रेड नोटबुक पे रखता हूँ, लेकिन सामने अपनी इनकम कम हो, सिर्फ 10 रुपये की थोड़ी इनकम है और कहीं से 20 रुपये थोड़ी इनकम है अपनी, तो 20 और 10 30, तो इनकम एक्सपेंस मैच नहीं हो रहा, यानी बजट बैलेंस नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़े, इस साइड पर 10 रुपये एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो समझो ये जो 10 रुपीज़ मैं लोन में लाऊंगा वो इस तरफ रखूंगा, तो वो क्या है इनकमिंग या रिसीट साइड पे मैं रख रहा हूँ, लेकिन ये लोन में है इसलिए मैं देखो इसे रेड नोटबुक पे रखता हूँ। तो बस अब आप देखिए दोनों साइड बैलेंस हो गया, तो बजट डेफिसिट हो जाएगा 0, इनकम और एक्सपेंस मैच हो गया, जवाब 0। लेकिन ये जवाब मारपीट के 0 लाया गया है, क्योंकि वरना तो इम्बैलेंस था। ये तो मैंने लोन का पैसा इस साइड रखा है और बोला कि लोन मेरा रिसीट है, इनकम है, इसलिए इस तरफ रखा है बोल के मैं जवाब लाया। तो ये जो रेड नोटबुक पे पैसा रखा वो सब अपना फिजिकल डेफिसिट है। ये जो फिजिकल डेफिसिट है याद रखनी है 2025 बजट में, मतलब 2025-26 के लिए हमारा अनुमान है 15 लाख करोड़ होगी। इसको जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हम एक्सप्रेस करें तो करीब 4.4% ऑफ जीडीपी ये होगी। एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दिया है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जो मैंने अभी आपको सिखाया। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। वो भी बात तो यही है, अपन ये हिंदी जो करते इतना क्लिष्ट और जटिल कर देते हैं, ये खुद ही नहीं चाहते कोई हिंदी वाला समझे टॉपिक। ये उनकी सोची समझी साजिश और कंस्पायरेसी है, हिंदी में किताबें ठीक नहीं लिखना। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ जब भी इकोनॉमी के एमसीक्यू आप देखो, देखिए पेपर में तो इंग्लिश हिंदी दोनों दिया होता है, इंग्लिश वाला पढ़ो तो जल्दी समझ आ जाएगा। अब आप क्या वो तो बराबर है, पर ये तुमने साइन जो बनाया वो -15 लिखना है कि +15 लिखना है, तो जवाब है दोनों सही बात है ना, क्योंकि अपना उसमें दिल में क्या है कि 15 लाख करोड़ का उधारी ले रहे हैं, दैट इज द थिंग। अब वो तो एमसीक्यू में क्या ऑप्शन है उस हिसाब से आप टिक कर लेना, इतनी तो आपके अंदर वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो वीडियो पॉज करके पहले तो ये फॉर्मूला लिखो, अपने शब्दों में लिखो ताकि याद रहे। 3, 2, 1। अब जो तमिलनाडु ने टेक्स्ट बुक लिखी उनकी क्लास 11-12, उसमें थोड़ा अलग है, बात तो वही है कि देखिए बजट डेफिसिट क्या है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के बीच जो डिफरेंस है दैट इज बजट डेफिसिट, और वो तो 0 आ गया हमने देखा, 50 - 50 0। तो फिर फिजिकल डेफिसिट क्या है, आप उस साइड देखना जो लिखा है नीचे सी वाला, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। वही बात हुआ ना, बजट डेफिसिट के ऊपर उधारी जोड़ो तो आपको फिजिकल डेफिसिट मिलता है। तो बजट डेफिसिट है 0, पर उधारी जो लिया 15 लाख करोड़ मारपीट के जवाब 0 लाने के लिए वो ऐड करो तो फिजिकल डेफिसिट होगा 15 लाख करोड़ रुपीस। इसको भी आप खुद के शब्दों में लिखो, फॉर्मूला तो जो डी है उस प्रकार से लिखो। वीडियो पॉज करके 3, 2, 1। अब कुछ लोग इधर क्या कहें, देखो ये जो तुम बता रहे हो बजट डेफिसिट तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, ऑरेंज कलर का बॉक्स पढ़ो, बजट डेफिसिट इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो भाई आप खिचड़ी मत करो, वो रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट की वो बात नहीं कर रहा, मतलब कि इनकम टैक्स और ये ऐसी नहीं बोला। रेवेन्यू शब्द यहाँ पर अंग्रेजी में इनकम के परिप्रेक्ष्य में बोला है, तो हमें सारी इनकम गिन लेनी है। वैसे भी आप ऊपर जो व्हाइट में लिखा है वो पढ़ो, बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनटू ब्रैकेट बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। वहाँ क्लियरली उन्होंने बताया। कुछ लोग इसमें वकील बन जाते हैं, वो ये नहीं समझते भाई कि एग्जाम पास करने के लिए वकील नहीं बनना है, एग्जाम पास करने के लिए जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से एक्सेप्ट करो, याद करो, एमसीक्यू टिक करो। डेफिनेशन ही आपको चेंज कर देनी है तो भाई फिर आईएएस का नहीं, आप सीधा फाइनेंस मिनिस्टर की तैयारी करो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। हाँ, तो ये हमने तमिलनाडु वाली भी डेफिनेशन देखी, तो दोनों में से कौन सी सही है, एनसीईआरटी की सही है, तमिलनाडु, डिपेंड करता है एमसीक्यू में क्या ऑप्शन दिए, दोनों सही है। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है कितना, करीब 15 लाख करोड़ है, 4.4% ऑफ द जीडीपी। The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. ग्राफ में आप देखिए कि ये ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन है उसके आप फोकस करें तो पहले ऊपर गई, कोरोना के दौरान फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गई, फिर धीरे धीरे सरकार अब नीचे ला रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल ग्लाइड। वो मैंने कुछ दिन पहले कश्मीर का वीडियो बनाया था, उसमें आप देख लेना, सारे टर्म्स समझाए हैं।
तो हमें 4 डेफिनेशन तैयार करनी है। पहली तो हमने कर ली, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट, देखिए ये कबीर खान की एक मूवी आई थी 83 वो वर्ल्ड कप के बारे में, बॉक्स ऑफिस पे तो पिट गई, तो वो कबूल नहीं करेगा। वो क्या, नहीं नहीं, बॉक्स ऑफिस मत देखो, तुम मेरा IMDb स्कोर देखो ना, कि इसको 41,000 लोगों ने वोट किया और 7.5 7.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं, तो ये तो हिट फिल्म है। उसी तरह जब सरकार की फिजिकल डेफिसिट काबू में नहीं रहे, बहुत बढ़ जाए, तो जनता का, विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं तुम इसको मत देखो, फिजिकल डेफिसिट की बात मत करो, ये जो नए इंडिकेटर्स हम पैदा कर रहे हैं उसको देखो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब उसकी बात करेंगे। तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत आसान है भाई। फिजिकल डेफिसिट कितना निकाला, 15 लाख करोड़। उसमें से पुराने लोन का जो ब्याज चुकाना है करीब 12 लाख करोड़, उसको आप माइनस करो, तो 15 माइनस 12 जवाब आएगा क्या, 3। तो वो क्या, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। ये जबरदस्ती का इन्वेंट किया गया फॉर्मूला है। उससे सरकार क्या जताएगी कि देखो हमसे पहले ये जो कांग्रेस की सरकार थी, इसकी उसकी सरकार थी, उन लोगों ने बहुत लोन लेके रखा था, उसका ब्याज हमको चुकाना पड़ रहा है, बाकी हम अपने लिए अपना कोई नया स्कीम या प्रोजेक्ट करने के लिए केवल 3 लाख करोड़ ही ले रहे हैं। तो हमने इस रायता नहीं फैलाया, पुरानी सरकारों ने फैला। ये आपको उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के ज़माने में वो, उसके पहले कि नहीं ये तो वाजपेयी के ज़माने में ये किया था। सो लाइक दैट दे विल यूज़ दिस नंबर्स। ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसका जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं कि इट हेल्प्स अस नो कि हाउ मच न्यू बोरोइंग इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह। खैर, तो प्राइमरी डेफिसिट ये था। हाँ, तो देखो इनकम में 35, एक्सपेंस में 50, डेफिसिट हुआ 15 लाख करोड़, लेकिन उसमें 12 लाख करोड़ तो पुराने लोन का ब्याज चुकाना, उसको माइनस करो तो आपको मिलता है प्राइमरी डेफिसिट 3 लाख करोड़। वीडियो पॉज करके देख लो, 3, 2, 1। तो प्राइमरी डेफिसिट, देखिए आपको समझाने के लिए मैंने आंकड़ा अप्रोक्सीमेट किया, 3 लाख करोड़, एग्जैक्टली 2.92 लाख करोड़ है और GDP का 0.8% है। यहाँ पर आप ये जो नीचे ब्राउन या ब्लैक कलर की लाइन है, उसमें आप उसे देख सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ तो भाई क्या लगता है आपको, देखिए करंट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ये तो हमने पढ़ा नहीं। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट वो तो बजट के साथ जुड़ी चीज़ नहीं है, वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी अलग चीज़ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है, तो उस हिसाब से भी C और D तो इरेलेवेंट है। प्राइमरी डेफिसिट अभी तो सीखा भाई कि फिजिकल डेफिसिट के अंदर से पुराने लोन का इंटरेस्ट माइनस करना है, तो इंटरेस्ट इज द कीवर्ड, ब्याज। पर अपना जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें ब्याज शब्द का जिक्र नहीं, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, रॉन्ग है। तो अगर ए, C और D रॉन्ग है तो जो बचा वो क्या है, फिजिकल डेफिसिट। तो जवाब क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट। नहीं समझ आ रहा है तो कुछ वीडियो आप वापस देखो, जो फिजिकल डेफिसिट का NCERT का फॉर्मूला और डेफिनेशन थी उसको देखो, यही है। तो सीधा उठा के UPSC की CDS परीक्षा में पूछा, और सिर्फ यहाँ नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में ये सब पूछते रहे। दीज आर द कोर कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, रात को 2 बजे भी उठा के कोई पूछे, याद होना चाहिए। वापस मैं दोहराता हूँ, फैक्ट्स को ऐसा पंच मारो कि बस अब निपटा दिया, अब ये नहीं अभी देखूंगा फिर कभी देखूंगा मूड है, भाई अभी देखा, अभी एग्जाम की अगली रात थोड़ा रिवीजन करना है। ये ऐसे टॉपिक है ही नहीं कि छाती पकड़ के बैठो पूरा दिन। तो वी आर डन विद फिजिकल डेफिसिट, वी आर डन विद प्राइमरी डेफिसिट। अब आगे बढ़ते हैं, ये रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट आसान है, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट, तो उसमें ये सब टैक्स और रेलवे टिकट वगैरह से पैसा आ रहा है 34 लाख करोड़, लेकिन सामने खर्चे में ये सब्सिडी, पुराने लोन के ब्याज वगैरह में जा रहा है 39 लाख करोड़। तो इनकम 34, एक्सपेंस 39, तो क्या है, 5 लाख करोड़ का घाटा है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, जो GDP का करीब 1.5% है। अब आएगा एक और कंसेप्ट विच इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मैं आपको एक योजना बताऊं, कुछ समग्र शिक्षा स्कीम है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार पैसा देगी, हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड, ये सब स्कूल में लगाएंगे। इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो एसेट्स बन रही है, हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, 1 साल से ज़्यादा के लिए है, परमानेंट एसेट्स हैं, तो ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसके मुकाबले इसी योजनाओं में मान लो सरकार टीचर्स को सैलरी देती हो, स्कूल के जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं, इंटरनेट के खर्चे आ रहे हैं, मंथली जो बिल्स आते हैं, वो सब का पैसा दे रही हो, तो उसे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो 1 साल से कम के लिए है, उससे कोई परमानेंट एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अलग अलग योजनाओं में थोड़ा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो सकता है, थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो सकता है।
दूसरा कंसेप्ट, मतलब मुझे समझाना है आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये फाउंडेशन बतानी पड़ रही है, तो ध्यान से सुनो। 100 रुपये यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स में कमाई है, जो इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज वगैरह में, तो फाइनेंस कमीशन बनता है वित्त आयोग, वो केंद्र सरकार को कहेगा देखो आपने इतना कमाया, उसमें से 41% स्टेट्स को दे दो। ऐसा 15वें वित्त ये जो फाइनेंस कमीशन ने बोला, तो 100 में से 41 तो स्टेट्स को चले गए। तो देखिए यूनियन से स्टेट्स को जो पैसा जाता है कौन कौन से तरीके से जाता है। एक तो मैंने आपको बताया फाइनेंस कमीशन टैक्स डेवोल्यूशन से 41% नीचे दिलवाएगा। दूसरा, यही फाइनेंस कमीशन एडिशनली पंचायत राज बॉडी के ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए ग्रांट्स, ऐसा बोल बोल के भी नीचे स्टेट्स को पैसा दिलाएगा। तो एक ग्रांट यानी अनुदान का पैसा जाएगा। देखिए फाइनेंस कमीशन खुद में ही, वो फाइनेंस कमीशन, उसकी टैक्स डेवोल्यूशन की फॉर्मूला, अलग अलग जात के ग्रांट्स, ये खुद में ही 1-1.5 घंटे का लेक्चर है। अभी जो अपना 7 डे ट्रायल चला, मतलब 3 तारीख को रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, अपना आपका 7 दिन तो अनलॉक है ना, तो वो मेरे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से आप सब निपटा देना, वरना आपका हमारा मिस हो गया। या फिर कि आपका नया जो कोर्स देखना है हमें, लाइव क्लासेस हमारे शुरू होंगे वापस से 13 फरवरी गुरुवार से। नेक्स्ट इकोनॉमिक कोर्स फॉर प्रीलिम्स पीसीबी 13, मतलब 13वीं बार पोस्ट कोरोना बैच नंबर 13, कि जिसमें गुरु शुक्र शनि रवि क्लासेस होगी रात को 9 बजे, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल होम मेकर सब लोग अटेंड कर सके, और हर बुधवार को टेस्ट होगी। तो इसके भी सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और ये सब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ अनलॉक है। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि यूनियन से स्टेट्स को जो पैसा जाता है उसमें कुछ तो फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवोल्यूशन में दिया, कुछ फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स के नाम पे पंचायती राज बॉडीज डिजास्टर मैनेजमेंट में गया। तीसरा, यूनियन की खुद की स्कीम हो, जैसे ये समग्र शिक्षा स्कीम थी जो कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताई, उसका पैसा जाएगा। चौथा, लोन के रूप में भी यूनियन स्टेट्स को पैसा देगा, लेकिन अभी इसको और जटिल नहीं करना, ये 3 स्रोत से पैसा जा रहा है, ऐसा आप समझो। तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को पैसा दिया, जैसे कि फाइनेंस कमीशन ने बोला ये पंचायती राज बॉडीज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसा दो, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? यूनियन बजट, सब टॉपिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब टॉपिक ग्रांट्स टू द स्टेट्स बोल के पैसा अनुदान में नीचे दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायत बॉडीज को। लेकिन इसमें से क्या होगा, कुछ पैसा सैलरी के रूप में जाए, कुछ पैसा जिससे ये डिजास्टर का कोई शेल्टर होम बनाया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बुलडोजर खरीदा जाए, पंचायती राज बॉडी का नया भवन बिल्डिंग बनाया जाए। तो ये सब तो क्या हुआ, ये तो कैपिटल एसेट्स हो गए। तो असल में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, इस साइड जा रहा है सब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब टॉपिक, ग्रांट सब टॉपिक, ये जा रहा है। तो बस इसीलिए जो रेवेन्यू डेफिसिट हमने निकाली क्या, 34 माइनस 39 यानी 5 लाख करोड़। तो फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम एक जमाने में लेके आए कि देखो इसमें से आप जो ग्रांट्स का पैसा गया, जो हमने रेवेन्यू आउटगोइंग या एक्सपेंडिचर में लिखा, लेकिन उससे ऐसी जो कैपिटल एसेट्स का निर्माण हो, पंचायत बिल्डिंग्स, बुलडोजर वगैरह, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो तो कैपिटल पार्ट में था। तो बस आपको क्या करना है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस पर्पल बॉक्स। पर्पल बॉक्स में क्या है, ग्रांट्स फॉर द जो भी कैपिटल एसेट्स के लिए गया, फाइनेंस कमीशन वगैरह ने दिलवाया, बस। तो 5.23 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था, उसके अंदर 4.27 लाख करोड़ का ये सब ऐसा ग्रांट गया है। तो दोनों को माइनस करो, बचा क्या, 96,000 करोड़ रुपीस, जो जीडीपी का 0.3% है। तो इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। आपका इतना जटिल सब निकालने की क्या ज़रूरत थी? और मैं आपसे 100% अग्रीड, ये फालतू में परेशान कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला याद रखनी पड़ती है। ये जस्ट लाइक दिस भाई, ये मेरा ये फिल्म फ्लॉप गया उसकी बात मत करो, IMDb का स्कोर देखो। उसी तरह हमारा फिजिकल डेफिसिट काबू में है कि नहीं उसकी बात मत करो। तुम ये सब नया नया पंचायत में जाओ कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। खैर हमें एग्जाम पास करनी है, तो हम लिख के रट के याद करके जाएंगे, नो एक्सक्यूज। सारे सब ये इस तरह से दिखता है। अब आप याद करो, चादर देख के पैर लंबे करने चाहिए, वो कश्मीर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये फिजिकल प्रूडेंस क्या, ऑस्टेरिटी क्या, स्टिमुलस क्या, कंसोलिडेशन क्या, प्रॉफिगेसी क्या, मार्क्समैनशिप क्या, वगैरह बहुत सारे आयाम हैं। तो वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो फिर से रिपीट नहीं कर रहा। ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वरना प्लेलिस्ट में जाना आपको मिल जाएगा। फिजिकल ऑस्टेरिटी ये कश्मीर वाला वीडियो था। अब क्योंकि चादर देख के पैर लंबे करने चाहिए, वो तो बहुत सही बात है, तो यानी हमें अपने घाटे को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इसके वास्ते प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में कानून आया, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया। फुल फॉर्म भी याद रखना है, साल भी याद रखना है। इसमें सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि अब से
केंद्र सरकार ने अपना फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट 0% होना चाहिए, और उसी प्रकार से स्टेट्स को भी टारगेट दिए गए कि आपके स्टेट का जो जीडीपी है, यानी जिसको बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका इतना इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ टारगेट था कि 2008 तक कुछ अचीव करना है, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट जो भी कांग्रेस बीजेपी आती रही, उन्होंने कहा भाई हमसे ना हो पाएगा, तो वो क्या करेंगे, गोल पोस्ट उन्होंने चेंज कर दिए कि 2008 नहीं 2013 में करेंगे। फिर 2013 में बोला देखो ये रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, कुछ नया फॉर्मूला लाते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये फिजिकल डेफिसिट नहीं, प्राइमरी डेफिसिट की बात करो। फिर आया कोरोना, फिर तो सारे टारगेट ही अचीव कर दिए, टारगेट ही एबेंडन कर दिए, छोड़ दिए, तो सब चलते रहता है। अब देखिए असल में ये जो फिजिकल डेफिसिट तक हम पहुंचे, एफआरबीएम एक्ट तक पहुंचे, तो अभी तो जो भी 20-30-40 मिनट में निपटा होगा, लेकिन इसके आगे पीछे बहुत सारे और आयाम हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो यूपीएससी पूछती है। कुल मिलाकर देखिए डेफिसिट तक मैं पहुंचूं तो उससे पहले 1 2 3 4 5 6 लेक्चर तक वेब सीरीज चली, और ये तो क्लाइमैक्स में आता है, क्योंकि जो आईएएस प्रीलिम है भाई वो बहुत व्यापक, उसमें से इधर उधर सवाल आते हैं। आपको लगे भाई 2 ही 3 ही कंसेप्ट है, पर वो तो 500 में से कुछ एक उठा के पूछता है। मैंने फीस लिए तो मुझे तो सब पढ़ाना पड़े, तो वो सब ज्ञान ले लेना, वो मेरा जो कोर्स अनलॉक हुआ 7 दिन के लिए PCB12, उसमें देख लेना। तो हमने देखा टैक्स खत्म, सब्सिडी डेफिसिट खत्म। अब जो स्कीम्स हैं तो वो आराम से मैं पढ़ाऊंगा आपको Win25 फ्री सीरीज में। और इंटरव्यू के लिए जो आयाम है बजट के, वो अनअकैडमी का इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स हैं अभी दे रहे हैं परीक्षा इंटरव्यू, उनके लिए इंटरनल टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उधर अलग से वीडियो डालूंगा, उसके मैं आपको कारण बताऊं। देखिए गवर्नमेंट स्कीम की अभी मुझे कोई चिंता है, कोई छाती नहीं पीट रहा, भले बजट में जो उसने लिखा मैं छाती नहीं पीट रहा, उसका मैं कारण बताऊं। फॉर एग्जाम्पल 2023 बजट में सरकार ने कहा एक पीएम विश्वकर्मा स्कीम लाएंगे कि जहां पर ये जो पॉटर्स हैं, कॉबलर्स हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, इन सबको सरकार कुछ ट्रेनिंग देगी, उनको कुछ पैसा देगी, आप नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदो वगैरह वगैरह, सहायता होगी। बोला कब? फेब्रुआरी 2023। लेकिन स्कीम इमीडिएटली अमल नहीं हुई। सितंबर महीने के अंदर सब उन्होंने एग्जैक्ट फीचर क्या, टर्म्स कंडीशन क्या, ये 13-14 प्रकार के लोगों को एलिजिबल है, इतना इतना पैसा मिलेंगे, 15,000 देंगे, 25,000 देंगे, तो आराम से उन्होंने अनाउंस किया। तो तुरंत एमसीक्यू के सीन बनते नहीं, अभी क्या एक एक दो लाइन में उन्होंने बोला हो। तो जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करें यूपीएससी की अलग अलग परीक्षा, चाहे सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस प्रीलिम्स, इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर भी जो पेपर सेटर है, ऑफकोर्स उसकी इच्छा होती है थोड़ा मैं जटिल कुछ पूछूं, कुछ अच्छी क्वालिटी का पूछूं, लेकिन हमेशा प्रोफेसर क्या सोचेगा, मेरी मेहनत कम होनी चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए, सब खुद से बहुत ढूंढना नहीं पड़े, क्रॉस चेक नहीं करना पड़े, एरर फ्री हो, डायनामिकली चेंजिंग कोई ना हो कि आज मैं प्रेसिडेंट का नाम पूछूं और कल वो बदल जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, छाती नहीं पीटते, वो सुकून से भाई सरकार की इंडिया ईयरबुक निकालो, फिर उसमें वो देखेंगे चलो एक एक चैप्टर में से कुछ कुछ पूछने लायक है कि नहीं। तो लेट इंडिया ईयरबुक कम अप विद दिस, तो वो क्या, वो आराम से जब प्रकाशित होगा उसमें आएगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी आराम से योजना का आर्टिकल, उसमें सब फीचर्स डाले होंगे, तो टाइम लगता है। तो यूजुअली सामान्य रूप से यूपीएससी योजनाओं के बारे में पूछती है, करेक्ट, लेकिन वो कब पूछती है, थोड़ा वो योजना स्टेबिलाईज हो जाए, तो बजट आए तो तुरंत पूछना है ऐसा यूजुअली नहीं होता, नोटिफाई हो जाए, जरा उसके फैक्ट्स वगैरह आ जाएं ईयरबुक में, पीआईबी में, तब वो करते हैं, ताकि क्या प्रोफेसर को मगजमारी कम रहे, एरर फ्री सब काम चले उनका। इसलिए मैं बहुत चिंता लेता नहीं, आपको जितना आया है, जितना अभी अखबार में आएगा उसको हम पढ़ेंगे, फ्री सीरीज में धीरे धीरे चलाऊंगा। आज की आज मुझे पढ़ा देना, ऐसी मेरी कोई इमरजेंसी मुझे नहीं दिखती और आपको भी नहीं दिखनी चाहिए। हालांकि कुछ ये जो यूपीएससी टूल किट वाले बरसाती मेंढक है, वो क्या करेंगे, देखो पिछले 10 साल के अंदर ये साल में बजट के बाद तुरंत इस योजना का पूछा था, और ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल, अपवाद से जनरल नियम नहीं बनते, वरना इसमें घुसे रहे तो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी रह जाना है। तो ये कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं, इकोनॉमी एक ही सब्जेक्ट है, उसके नीचे गवर्नमेंट स्कीम इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट एक्चुअली। तो मैं पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़ाऊंगा। Win25 सीरीज फ्री में हर साल में निकालता हूँ एनुअल अपडेट्स की, तो इस बार भी, पर अब उसका जब आएगा अलग अलग पिलर्स, उसमें धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लाइव लेक्चर भी होंगे, पावर पॉइंट, रैपिड डिवीजन, हैंडआउट सब कुछ होगा, हालांकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा और आपको फ्री में मिलेगा। उसकी अधिक जानकारी आपको mrunal.org/Win25 में देख लेना। अब आखिरी प्रश्न आता है कि इंटरव्यू का क्या। देखिए इंटरव्यू में बजट रिलेटेड क्वेश्चन, पहली तो ये बात है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत देरी से 17 अप्रैल को है, तब तक वो जो पैनलिस्ट हैं उनको और बहुत सारे मुद्दे दिख गए होंगे, तो संभावना कम होती है। यानी कि बजट की कितनी छाती पीटनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितना नज़दीक या देरी से है। सेकंड, ज़्यादातर सवाल क्या हो सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, ये जो 12 लाख
रुपए तक टैक्स एक्सेम्पशन दिया गया तो बहुत कम लोग इस ब्रैकेट में तो आते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा इकोनॉमी को। या दूसरा कि नए बजट में बिहार को बहुत फोकस दिया गया तो कर्नाटक नाराज़ है कि सारे राज्य जो टैक्स जमा करते हैं यूनियन में तो उसमें हमारा नंबर 2 पे है, फिर भी हमारा नाम नहीं लिया वगैरह वगैरह। इस पे आप क्या सोचते हैं? लेकिन और भी प्रश्न बन सकते हैं, उसमें क्या जवाब होना चाहिए, क्या अपना डिप्लोमेटिक आंसर होना चाहिए, वो सब अनअकैडमी का जो आपके लिए इंटरनल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है लास्ट माइल प्रोग्राम के तहत, उसमें मैं आराम से वो उसका अलग वीडियो डालता हूँ। इधर रखने में तकलीफ क्या है कि उसको समझने और अप्रिशिएट करने के लिए भी एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, वरना इधर बोलो कुछ और जनता समझे कुछ और फालतू में कमेंट सेक्शन में अपना टाइम वेस्ट करती रहती है कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया वगैरह। वो समझते नहीं भाई कि इंटरव्यू देने बैठे तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी में अपना डिप्लोमेटिक आंसर ऐसा होना चाहिए। आपको कितनी उसमें पीड़ा और कष्ट हो रही है वो सब आपको जाहिर नहीं करना है। खैर, तो जिन्होंने मेंस 2024 क्लियर किया है और अभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अनअकैडमी का फ्री प्रोग्राम चल रहा है लास्ट माइल, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। और मेरा इकोनॉमी का कोर्स, पेड कोर्स जो प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड होगा, 13 फरवरी गुरुवार से चालू होगा। गुरु शुक्र शनि रवि क्लासेस होगी रात को 9 बजे, और बुधवार को उसकी टेस्ट होती है। डाउट रेजोल्यूशन मैं ही करवाता हूँ, पावर पॉइंट हैंड आउट सब आपको मिलेगा। और अभी 7 दिन का फ्री ट्रायल है, उसमें पुराना कोर्स आप देख के अपना देख लो, आपको ठीक लगता है कि कैसा है, एंड देन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.